नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग ईगल पर। आज से हम एक नई बुक चालू कर रहे हैं शिकार स्टोरीज की सीरीज में। तो हमारी पहली बुक रहने वाली है दोस्तों। तो अगर आप शिकार की कहानियों में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ, जो लिखी गई है जिम कॉर्बेट साहब के द्वारा, जिनका नाम पूरा नाम तो शायद आप सभी जानते होंगे, जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। दोस्तों, जैसे जैसे बुक्स की सीरीज बढ़ती जाएगी, हम कॉर्बेट साहब के जीवन के बारे में भी एक वीडियो बना के ज़रूर डालेंगे, जिससे कि कॉर्बेट साहब का ने जो नरभक्षियों और जो मैन ईटर गुलदार एंड जो टाइगर्स थे उनको मारने में और पहाड़ के कुमाऊं के लोगों का जीवन जो आसान बनाने में जो उन्होंने मदद की, उसको एक हमारा ट्रिब्यूट होगा। दोस्तों, जिम कॉर्बेट हर तरह से हीरो थे। कुछ कुछ सर डेविड कॉकरेट की तरह जंगल के तौर तरीकों में माहिर थे, आदमखोर, और जो बिग कैट्स थी उनका पीछा करने में बिल्कुल एकदम ब्रेव, और एकदम एक से बढ़कर एक बेहतरीन निशानेबाज थे कॉर्बेट साहब। जो भारत के जो उत्तराखंड के कुमाऊं एरिया में पले बड़े थे वो, और उन्होंने 9 साल की उम्र में अपना पहला जो लेपर्ड था वो मारा था, जिसको कि लोकल लैंग्वेज में गुलदार तेंदुआ हम बोलते हैं, वो मारा था। और एक शिकारी के रूप में उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। और दोस्तों, कॉर्बेट साहब एक फेमस राइटर भी थे। जो मैन ईटर टाइगर्स पर लिखी उनकी किताबें, जिनका जिन टाइगर्स का या लेपर्ड्स का उन्होंने कभी पीछा किया था, ना ही कि केवल मतलब एक एस्टैब्लिश्ड क्लासिक्स है, बल्कि अपने आप में ही एक अलग जो लिटरेचर का निर्माण करती है। तो दोस्तों, मतलब इस तरह का लिटरेचर है कि जंगल के बारे में पूरा उनकी जो बुक्स है वो जंगल के बारे में एक अच्छा ओवरव्यू देती है। हर किसी जो मतलब नया हो जंगल, जिसके लिए कुछ मतलब जंगल का नॉलेज लेना चाहिए, तो वो कॉर्बेट साहब की बुक्स को पढ़े, तो उसे काफ़ी हद तक जंगल के बारे में अच्छा नॉलेज हो जाएगा। और कॉर्बेट की जो फेमस बुक्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा फेमस बुक है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ, जिसमें इस सदी के शुरुआती वर्षों में, मतलब 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में, जो ग्रेट हिमालयज में बाघों का पीछा करने, उनको गोली मारने के 10 एकदम एक्साइटमेंट से भर देने वाली कहानियां हैं। ये कहानियां भारत के इस जो एरिया में जोखिम भरे क्षेत्र में, मतलब वहाँ पे जो इतना जो रिस्क था लोगों के जीवन को मैनीटर टाइगर से, लेपर्ड से, उनके बारे में, और जो विदेशी जो फोना थे, मतलब वहाँ का फ्लोरा फोना, मतलब जीव जंतुओं के बारे में, और वहाँ रहने वाले जो लोकल लोग थे, पहाड़ी लोग, उनके बारे में प्रत्यक्ष जानकारी भी दी थी कि उस जमाने में वो लोग कैसे अपना गुजर बसर करते थे और कैसे रहते थे। तो इसे मतलब एकदम जो उसको पढ़ने वाले हैं बुक को, उसको एकदम अंत तक, लास्ट तक जोड़े रखती है, और साथ ही है बड़े बड़े शिकार के बीते युग पर एक आकर्षक नजर डालती। दोस्तों, मैनीटर्स ऑफ कुमाऊँ को स्टार्ट करने से पहले मैं जिम कॉर्बेट साहब के द्वारा लिखा हुआ एक नोट है जो कि आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। क्योंकि इस बुक की ज़्यादातर कहानियाँ जो मैन ईटर, लेपर्ड और टाइगर्स के बारे में है, तो ये क्लियर करना ज़रूरी होगा कि इन जानवरों में मैन ईटिंग की जो हैबिट है वो किस तरह डेवलप होती है। मैन ईटर बाघ या टाइगर वो होता है जो मतलब उन सिचुएशन के तनाव के कारण, जो सिचुएशंस उसके कंट्रोल में नहीं होती है, उसकी वजह से एक डिफरेंट फूड लाइन अपनाने के लिए बाध्य हो जाता है, और परिस्थितियों का तनाव 10 में से 9 मामलों में घाव, और 10वें मामले में बुढ़ापा है। जिस घाव के कारण कोई भी बाघ या टाइगर या लेपर्ड
मैन ईटर बन जाता है, वो कारण हो सकते हैं जैसे लापरवाही से चलाई गई गोली और घायल जानवर का पीछा करने और उसे निकालने में विफलता का परिणाम हो सकता है, या फिर पोर्क्यूपाइन को मारने के कारण, पोर्क्यूपाइन मतलब शाही को मारने के कारण बाघ अपना आपा खो देता है, तो वो उस वजह से भी मैनीटर का बन जाना उसका उस चीज का परिणाम हो सकता है। मनुष्य बाघों का शिकार नहीं है, मतलब कि जो ह्यूमन है वो जो मैन टाइगर की फूड चेन में नहीं आता है। यह ऐसा केवल इसीलिए होता है जब बाघ घावों के कारण या बुढ़ापे के कारण असक्षम हो जाता है, तब उस टाइम पे उसको जिंदा रहने के लिए मांस की जरूरत पड़ती है। अब वो टाइगर है या लेपर्ड है जो भी है, तो वो घास वगैरह या फिर जैसे वेजिटेशन पे तो डिपेंड हो नहीं सकता है, तो उसको तो मांस ही चाहिएगा। और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो शिकार करने में बिल्कुल असक्षम हो जाता है, तो फिर उसको एक जो ह्यूमन होता है वो आसान शिकार लगने लगता है, तो उस पे जब वो एक बार झपटता है, दो बार झपटता है, तो उसको फिर वो इजी मील लगने लग जाता है, तो फिर वो उसके शिकार में उसको शामिल करता है और वो उसको रेगुलर बेस पे उसको हैबिट को अपनाने लगता है। लेकिन दोस्तों जब जो टाइगर वो अपने नेचुरल प्रे को हंट करता है ना, जो वह या तो पीछा करके करता है या फिर घात लगा के करता है, तो तो उसके हमले की सफलता उसकी गति और कुछ हद तक दांतों और पंजों की स्थिति पर डिपेंड करती है। इसलिए जब लेपर्ड हो या टाइगर हो, मतलब कुछ घावों की वजह से जो मतलब तेज घाव होते हैं उसके शरीर में, पंजों में या दांतों में कुछ डिफेक्ट होता है, उस वजह से वो पीड़ित होता है, या जब उसके दांत गायब हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, पंजे घिस जाते हैं, तो वो उन जानवरों को पकड़ने में बिल्कुल असमर्थ हो जाता है जिनको जो उसका नेचुरल फूड है, तो वह मजबूर होकर इंसानों को मारने के लिए मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों कॉर्बेट साहब आगे लिखते हैं कि मेरा मानना है कि जानवर से इंसान के मांस में परिवर्तन ज्यादातर मामलों में आकस्मिक होता है। आकस्मिक से उनका मतलब है कि उसके उदाहरण के तौर पर वो लिखते हैं कि मैं मुक्तेश्वर की मैन ईटर टाइग्रेस का एग्जाम्पल देते हैं। वो बागिन मतलब जवान थी, लेकिन एक पोर्क्यूपाइन से का शिकार करते टाइम अपनी एक आंख खो बैठी। उसके मतलब पंजों में दाहिने अगले पैर के नीचे से एक 9 इंच तक की लंबाई वाले लगभग 50 कांटे धंस गए। इसमें से कई कांटे हड्डी से टकराने के कारण यू शेप में दुगने हो गए। नोक और टूटा हुआ सिरा एक दूसरे से काफी करीब थे। जहां उसने अपने दांतों से कांटों को निकालने का प्रयास किया, वहां और भी बड़े घाव बने। तो दोस्तों जब वो टाइग्रेस घास के एक बड़े पैच पर लेटी हुई थी और भूख से एकदम परेशान बेहाल तड़प रही थी, तो और अपने घावों को चाट रही थी, तो एक महिला ने घास के इस क्षेत्र एरिया को काटने के लिए चुना। तो पहले तो क्या है उस टाइग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब महिला उस एकदम बिल्कुल उसके पास में ही पहुंचने वाली थी, तो टाइग्रेस को लगा कि वो उसके लिए खतरा बन गई वो महिला। टाइग्रेस ने ऐसा सोचा, तो टाइग्रेस ने एक वार किया और महिला की खोपड़ी चकनाचूर हो गई, और वो उस लेडी की मतलब तुरंत ही डेथ हो गई। तो क्योंकि अगले दिन उसे पाया गया तो उसने एक हाथ में अपनी दराती पकड़ी थी और उसके एक हाथ में घास का गट्ठर था। तो दोस्तों टाइग्रेस का जो हमला होता है टाइगर या टाइग्रेस का, तो वो इसी तरह का होता है कि मतलब इंसान जो काम कर रहा होता है ना वो वही करता रह जाता है। मतलब इसीलिए कॉर्बेट साहब ने टाइगर को रियल जेंटलमैन कहा है,
क्योंकि वो जब मारता है तो बिल्कुल भी दर्द नहीं देता, वो पता भी नहीं चलता मरने वालों को कि वो मर चुका है। तो बस एक चीख निकलेगी, उसके बाद कोई चीख नहीं निकलती है। तो इसमें कॉर्बेट साहब ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब जैसे उसको वो घास काट रही थी वो लेडी, तो उसके एक हाथ में दरा थी और एक हाथ में जो घास का था पकड़ा हुआ काटने के लिए, वो वैसे की वैसे ही रहा। लेकिन दोस्तों टाइग्रेस के जो फूड चेन था उसमें ह्यूमंस नहीं होते हैं, जैसे कि अभी कॉर्बेट साहब के लिखा हुआ मैंने आपको बताया। तो वो टाइग्रेस ने उस लेडी को वहीं पड़ा हुआ छोड़ के और कुछ दूर चली गई, और थोड़ी दूर जाकर वो एक सूखे गिरे हुए पेड़ में उसके खोखले तने में उसने शरण ली। तो फिर से कोई आदमी आया और उस पेड़ से मतलब जलाने के लिए, लकड़ी काटने के लिए कोशिश की, और फिर दूर वहां पड़ी बाघिन ने उसे फिर से उसे भी मार डाला, और आदमी पेड़ पर गिर गया क्योंकि उसने अपना कोट और शर्ट उतार दिया था लकड़ी काटने के लिए। तो बाघिन ने उससे मारते समय उसकी पीठ पर पंजे मारे। इसलिए ये संभव है कि पेड़ के तने पर लटकते समय उसके शरीर से जो खून टपक रहा था, तो उसे बाघिन ने चाटा। और वो पहली बार बाघिन को ऐसा लगा कि ये तो ऐसा कुछ ऐसा है कि जिससे वो अपनी भूख मिटा सकती थी। तो उसने उसकी पीठ से थोड़ा सा हिस्सा खाया। एक दिन बाद उसने अपने तीसरे शिकार को जानबूझकर मारा, ताकि और फिर वो एकदम एस्टाब्लिश्ड मैन ईटर बन गई। और दोस्तों कॉर्बेट साहब आगे लिखते हैं कि बाघ किन कारणों से इंसान को मार सकता है। जैसे बाघ ने कोई शिकार मारा हो और कोई भी इंसान उसके आसपास पहुंच जाए, उस सिचुएशन में टाइगर इंसान को मारने की कोशिश कर सकता है। या फिर कोई जैसे घायल टाइगर हो तो वो भी इंसान को मारने की कोशिश कर सकता है, या फिर कोई टाइग्रेस हो और अपने छोटे बच्चों के साथ हो, तो उस सिचुएशन में भी वो किसी को मार सकते हैं। लेकिन उनको नरभक्षी नहीं कहा जा सकता। नरभक्षी दोस्तों वो होता है मैन ईटर जो इंसान के मांस को खाए। मारने वाला ओनली मैन किलर होता है। तो कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि मैं पर्सनली ऐसे बाघों को मतलब संदेह का लाभ देना चाहूंगा, और एक बार फिर इसे मतलब नरपक्षी के रूप में डिक्लेयर करने से पहले उनका एक बार पोस्टमार्टम कराना चाहूंगा। आगे लिखते हैं कि सभी ये एक प्रचलित भ्रांति है कि सभी बाघ या जो नरभक्षी गुलदार वगैरह होते हैं वो खुजली वाले होते हैं। खुजली का कारण जो ह्यूमन फ्लैश होता है, मांस होता है, उसमें नमक की अधिक मात्रा होना है। मैं मनुष्यों या जानवरों के मांस में नमक की सापेक्ष मात्रा में कोई राय देने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं यह दावा कर सकता हूँ और करता हूँ कि मानव मांस का आहार नरभक्षियों के बालों पर हानिकारक प्रभाव डालने के बजाय बिल्कुल विपरीत प्रभाव डालता है। क्योंकि वो लिखते हैं कि मैंने जितने भी मैन ईटर्स देखे उनके बाल बहुत ही अच्छे थे। दोस्तों कॉर्बेट आगे लिखते हैं कि मैन ईटर्स के बारे में एक और जो प्रचलित धारणा यह है कि इन जानवरों के बच्चे अपने आप ही मैन ईटर बन जाते हैं। यह एक उचित अनुमान है, लेकिन ये फैक्ट्स से मेल नहीं खाता है। और नरभक्षियों के बच्चे खुद नरभक्षी क्यों नहीं बनते, इसका कारण यह है कि मनुष्य लेपर्ड्स या टाइगर्स का स्वाभाविक शिकार नहीं है, मतलब नेचुरल प्रे नहीं है। एक जो टाइगर का जो शावक होता है वो अपनी माँ द्वारा दी गई हर चीज खा लेता है। और कॉर्बेट लिखते हैं कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बाघ शावकों ने अपनी माँ की मदद से मनुष्यों को मार डाला है, लेकिन उन मुझे एक भी ऐसा उदाहरण नहीं पता है कि किसी बाघ शावक ने अपने माता पिता के संरक्षण से बाहर आने के बाद या उनके माता पिता के मारे जाने के बाद मनुष्यों को मारना शुरू कर दिया हो। मांसाहारी जानवरों के द्वारा
मारे गए मनुष्यों में अक्सर यह संदेह व्यक्त किया जाता है कि हत्या के लिए जिम्मेदार जानवर बाघ है या तेंदुआ। एक सामान्य नियम के रूप में, जिसके लिए मैंने कोई अपवाद नहीं देखा है, बाघ दिन के उजाले में होने वाली सभी हत्याओं के लिए जिम्मेदार है और तेंदुए अंधेरे में होने वाली सभी हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। दोनों जानवर अद्र नॉकटर्नल वाइल्ड एनिमल्स हैं। उनकी आदतें भी लगभग एक जैसी हैं। मारने के भी समान तरीके अपनाते हैं दोनों, और दोनों अपने मानव शिकार को लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम है। इसलिए उनसे एक ही समय पर शिकार करने की अपेक्षा करना स्वाभाविक होगा, और ऐसा न कर पाना दोनों जानवरों के साहस में अंतर के कारण है। जब बाघ मानव भक्षक बन जाता है तो उसे मनुष्यों का डर खत्म हो जाता है। क्योंकि मनुष्य रात की तुलना में दिन में अधिक स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, इसलिए वह दिन के उजाले में शिकार के दौरान अपने शिकार को सुरक्षित रखने में सक्षम होता है और रात में उनके आवासों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, कॉर्बेट साहब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि बाघ को इंसानों का डर कम होता है, जबकि तेंदुए को इंसानों का डर ज़्यादा होता है। इसलिए तेंदुआ चाहे मैन ईटर हो, चाहे मैन ईटर ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेंदुआ लेपर्ड जो है वो हमेशा रात ही को शिकार करता है, दिन में कभी शिकार नहीं करता। और मैन ईटर होगा तो स्पेशली वो रात को ही शिकार करेगा। जबकि जो टाइगर होता है उसको ऐसा डर नहीं होता है, वो अपने शिकार को लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम होता है, और इसलिए वो हमेशा दिन हो या रात वो कभी भी शिकार कर सकता है। कॉर्बेट साहब आगे बताते हैं कि हमारे पहाड़ों में रहने वाले लोग मुख्य रूप से हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए वो अपने जो परिजन हैं उन मृतकों उनका दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार हमेशा किसी नदी या झरने के किनारे किया जाता है, ताकि राख को गंगा में बहाया जा सके और अंततः समुद्र में जाके वो मिल जाए। क्योंकि अधिकांश गांव पहाड़ियों में ऊंचे स्थान पर होते हैं, जबकि कई मामलों में नदियां या झरने घाटियों से मीलों दूर होते हैं। इसलिए ये इसलिए दोस्तों, ऐसा महसूस किया जाएगा कि अंतिम जो रिचुअल्स होते हैं उसमें एक छोटे समुदाय के जनशक्ति पर मतलब अधिक बोझ पड़ जाता है। जैसे शव को ले जाने वाले व्यक्ति के अलावा जो अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक जो लकड़ियाँ इकट्ठा करने और ले जाने के लिए जो मजदूर होते हैं उनकी व्यवस्था करनी होती है। सामान्य समय में ये संस्कार बहुत एकदम अच्छे तरीके से निपटाया जाता है। जबकि महामारी के टाइम में बीमारी पहाड़ों में फैलती है और निवासियों की मृत्यु इतनी जल्दी जल्दी होती है कि उनका निपटान टाइम से नहीं किया जाता। तो बहुत ही एक सरल संस्कार किया जाता है, जिसमें कि मृतक के मुंह में एक जीवित कोयला रख दिया जाता है और फिर शव को गांव के बाहर ले जाकर एक घाटी में फेंक दिया जाता है। एक तेंदुआ जिसमें क्षेत्र में उसका प्राकृतिक भोजन भी दुर्लभ है, इन शवों को पाकर बहुत जल्दी ही जो ह्यूमन फ्लैश है उसके लिए आकर्षित हो जाता है। और जब बीमारी समाप्त होती है और सामान्य परिस्थितियां स्थापित हो जाती हैं, तो पशु बहुत ही स्वाभाविक रूप से अपने भोजन की आपूर्ति बंद होने पर इंसानों को मारना शुरू कर देता है। कुमाऊं के दो नरभक्षी तेंदुए में से जिन्होंने मिलकर 525 इंसानों को मार डाला था, एक हैजा के भयंकर प्रकोप के बाद हुआ, जबकि दूसरे ने उस रहस्यमयी बीमारी के बाद हमला किया जो 1918 में पूरे भारत में फैल गई थी, जिसे युद्ध ज्वर कहा गया था। तो दोस्तों, कॉर्बेट साहब के द्वारा लिखा हुआ ऑथर्स नोट यहीं पे ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम किताब का फर्स्ट चैप्टर, जो कि मैन ईटर ऑफ चंपावत के नाम से कॉर्बेट साहब ने लिखा है, उसको करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।